डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने ऑनलाइन कक्षा में बताया था आपको कि पढ़ाए गए पाठ की वीडियो में भी आपको भेजा जाएगा। पाठ को पढ़ाने के बाद वीडियो भी आपको उसकी भेजी जाएगी। तो द्वितीय चैप्टर हमारी भूगोल की किताब का भारत का भौतिक स्वरूप, इसके विषय में हम आज बातचीत करेंगे। ठीक है। भारत के भौतिक स्वरूप से आप क्या समझ रहे हैं? जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है कि इसमें हम प्रकृति के द्वारा जो भारत का स्वरूप है उसके विषय में बातचीत करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि कहाँ पर भारत में पर्वत है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर क्या है। तो अगर हम स्थलाकृतियों की बात करें तो स्थल की आकृति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: पर्वत, पठार और मैदान। भारत के यदि हम भौतिक स्वरूप की बात करें तो भारतीय भौतिक स्वरूप को आप 6 भागों में बांटेंगे। उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरे नंबर पे उत्तर का मैदान, तीसरा थार मरुस्थल, चौथा प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा समुद्र तटीय मैदान, छठा हमारे द्वीप समूह। ठीक है। चलिए पहले इनके भारत के इन रूपों के विषय में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि ये भू आकृतियों का निर्माण कैसे होता है। तो इन भू आकृतियों का निर्माण यहाँ पर पाई जाने वाली, इन आकृतियों के नीचे पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की शैलों से हुआ है। ये शैलें भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ शैलें तो बहुत कठोर होती हैं और कुछ मुलायम होती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में जो भिन्नता पाई जाती है वह मृदा भी विभिन्न प्रकार की शैलों से मिलकर बनी होती है। ठीक है। भूगर्भ और जो ये स्थलाकृतियाँ हैं इनका निर्माण भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है। इन भूगर्भीय कालों में अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण जैसी अनेक प्रक्रियाएं हुई जिनके कारण वर्तमान उच्चावचों का निर्माण हुआ है। अच्छा, प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर व ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। ठीक है जी। ये प्लेट का विवर्तनिक सिद्धांत बताता हूँ मैं आपको। तो ये प्लेट का विवर्तनिक सिद्धांत क्या है? जो प्लेट है अंदर पृथ्वी के अंदर, उनमें गति होती रहती है। तो ये गति सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। एक कहलाती है अभिसारी परिसीमा, एक कहलाती है अपसारी परिसीमा, एक कहलाती है रूपांतर परिसीमा। अभिसारी परिसीमा में ये प्लेटें एक दूसरे के निकट आती हैं। निकट आने से ऐसा होता है कि कभी कोई प्लेट किसी दूसरी प्लेट पर चढ़ जाती है, तो इससे क्या होता है कि वह स्थान ऊंचा हो जाता है। अपसारी परिसीमा में प्लेटें एक स्थान से दूसरे स्थान से दूर जाती हैं एक दूसरे से, तो उस जगह गहरे स्थान का निर्माण होता है। इसके विषय में क्लास में आपको बताया था। रूपांतर परिसीमा में क्या है? ये क्षैतिज रूप में गति करती हैं। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है इन प्लेटों की गति के कारण ऊपर की जो संरचना है पृथ्वी की उसमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पे फिर से लौट के आते हैं, भारत के भौतिक स्वरूप पर। तो मैंने आपको 6 इसके भारत का भौगोलिक वितरण में 6 वितरण किए, इसके 6 पार्ट बताए। मतलब यानी उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल और समुद्र तटीय मैदान। पहले छठा पार्ट था द्वीप समूह। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पार्ट की, हिमालय पर्वत श्रृंखला। जैसा कि आप इस मानचित्र में स्पष्ट रूप में देख सकते हैं, यह जो हमारे जम्मू कश्मीर से लेकर ये नेपाल के बॉर्डर पर हुए थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश तक ये जो हमारा फैला हुआ है ये हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला है। अच्छा, इसमें भी आप मेनली 3 लाइनें देखेंगे जो भारत के हिस्से में आ रही हैं। तो ये 3 लाइनें बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के नाम से हम इन्हें जानते हैं। बृहत हिमालय वह है जिसमें सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं। ठीक है जी। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर बृहत हिमालय के अंतर्गत आते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलगिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नगमा बर्चा और गुरला मंदाता। ठीक है जी। ये सारे किस में आ रहे हैं? बृहत हिमालय के अंतर्गत। इसे हम महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। यह इसके बाद जो दूसरी लाइन आप देख रहे हैं वो है मध्य हिमालय। ठीक है जी। मध्य हिमालय को हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर बृहत हिमालय की तुलना में कम ऊंची पर्वतमालाएं देखने को मिलती हैं। इनकी मुख्यतः ऊंचाई 3700 से 4500 किलोमीटर तक की होती है। ठीक है।
इनकी धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं महत्वपूर्ण है। पीर पंजाल श्रेणी भी इसका एक भाग है, जो कि सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है इसमें, मध्य हिमालय में। दून, देहरादून आदि सुंदर प्रदेश इस क्षेत्र में पड़ते हैं। ठीक। तीसरा जो पार्ट है हिमालय का, वो है शिवालिक की श्रेणियाँ। शिवालिक की श्रेणियाँ की चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर की है, तथा इनकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ठीक है। ये इसका सबसे दक्षिणी भाग है, जो उत्तर के मैदान के समानांतर है। विभिन्न नदियाँ इसी क्षेत्र में पड़ती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं भारत के दूसरे पार्ट की। दूसरा जो विभाजन किया हमने, उत्तरी मैदान के रूप में किया। उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु, ब्रह्मपुत्र व गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है। यह लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मैदान की 2400 किलोमीटर लंबाई है लगभग, और 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक यह चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। सघन जनसंख्या इसकी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कृषि आसानी से की जा सकती है। यह मैदान बहुत उपजाऊ है, और इसके अलावा यहाँ पर उद्योग धंधों की, इसके समतल होने के कारण उद्योग धंधों की आसानी से स्थापना की जा सकती है, तथा उद्योग धंधों को कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, जो कि कृषि के थ्रू यहाँ पर आसानी से मिल जाता है। ठीक है जी। तो समतल भूमि होने के और उपजाऊ भूमि होने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। उत्तरी मैदान को भी मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसे, जैसे उत्तरी मैदान में पश्चिम भाग को कहा जाता है पंजाब का मैदान। ठीक है। इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान देश में पड़ता है। ठीक। इस मैदान का निर्माण सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज आदि से मिलकर हुआ है। ठीक है। उत्तरी मैदान का मध्य भाग है, वो गंगा का मैदान के नाम से उसे कहते हैं। इस मैदान का निर्माण घग्गर, तिस्ता, यमुना, गंगा आदि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है। तीसरा जो भाग है वह है पूर्व का मैदान। पूर्व के मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र और गंगा की सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। ठीक है। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी बातें अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।